नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजी स्टोरीज में। कुछ साल पहले मुझे फिटनेस की बहुत ज़्यादा ललक उठी थी। सुबह 4:30 बजे मैं पार्क में जाने के लिए उठ जाया करता था। वो पार्क घर से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करता था। मेरे साथ मेरा दोस्त ऋतिक होता था। हम दोनों साथ में जाया करते थे। सर्दियों का समय था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाने लगी, मेरे दोस्त ऋतिक ने सुबह पार्क जाने से मना कर दिया। अब मैं अकेला था। फिटनेस के प्रति मेरा जुनून बरकरार था। मैं डेली जॉगिंग करने पार्क जाता रहा। एक दिन जब मैं पार्क जाने के लिए रास्ते से गुजर रहा था तो मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि अपने पति और छोटी सी बच्ची के साथ थी। वो सभी एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर थे और तीनों ऊपर आसमान में देख रहे थे, मगर मुझे आसमान में कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि ये परिवार कुछ सनकी है, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। मैंने बाद में ये बात अपने मित्र ऋतिक को बताई। उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने भी उस इंसिडेंट को भुला देना ही जरूरी समझा। अगले दिन की सुबह वो परिवार वैसे ही अपने घर की बालकनी में खड़े नजर आया। जब मैं उनको वहीं खड़ा होकर देखने लगा तो उनकी बच्ची की नज़र मुझ पर पड़ी। बच्ची ने मुझे इशारा कर आसमान को देखने को कहा, मगर आसमान में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। काला आसमान जो कि धुंध से भरा था, ना जाने वो परिवार उसमें क्या देख रहा था। जब मैंने अपनी आंखें आसमान से हटाकर उस बच्ची की ओर की तो देखा वह बच्ची वहाँ नहीं थी। सिर्फ उसके माँ और बाप ही वहाँ खड़े थे और आसमान में देख रहे थे। अचानक से मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मेरी जैकेट खींच रखी हो। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब और कैसे खुद घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही मैं अपने घुटनों के बल बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फूंक मारी हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे ठंड में पसीने आने लगे थे। मैं अपने घुटनों से उठकर पंजों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मुझे अपना शरीर भारी लगने लगा था। मैं लेट गया रेंगते हुए। जब मैंने अपने पीछे देखा तो एक छोटी बच्ची मुझे देख रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। गली के कुत्तों ने तुरंत भौंकना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे अपने शरीर का वो भारीपन खत्म होते महसूस हुआ। मैंने चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए अपने आप को खड़ा किया और वहाँ से कुछ दूर भागकर मैं पार्क के सामने वाली सड़क पर पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां एक्सरसाइज करने आए लोगों को देख मुझे कुछ राहत सी मिली। मैं अंदर से घबरा गया था। मैं फिजिकली पार्क में था मगर मेंटली मेरा दिमाग उसी इंसिडेंट को सोच रहा था। मैं अब बस बैठकर सूरज निकलने का इंतज़ार कर रहा था। मैं अकेला था, इसलिए मैं पार्क में आए लोगों के ग्रुप के इर्द गिर्द ही रहा। घर आकर मैंने सारा इंसिडेंट अपने दोस्त को बताया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं घबराए जा रहा था। मैंने दोस्त को बोला, भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता। दोस्त ने मेरी हालत को देखते हुए हामी भर दी। हम पल्लव कॉलोनी को छोड़कर जकार्ता कॉलोनी में शिफ्ट हो गए, जो कि उस कॉलोनी से 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। वहाँ एक मुकुंद नाम का लड़का रहता था। वो बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रहता था। उससे मेरी मुलाकात हुई। वो भी फिटनेस फ्रीक था। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ समय बीतने के बाद हमने पार्क जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही बात करते करते मुकुंद ने अपनी भांजी का जिक्र किया कि उसकी भांजी का जन्मदिन है तो तुम्हें भी चलना होगा। शनिवार और रविवार की मेरी जॉब से छुट्टी होती है। शनिवार की रात को हम वहां जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो रात मेरे लिए एक भयानक रात होगी। जब मुकुंद ने अपनी गाड़ी पल्लव कॉलोनी की तरफ को ली तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुकुंद की बहन पल्लव कॉलोनी में रहती है और मैंने ना ही उससे इसके बारे में कभी पूछा था। मुकुंद ने अपनी गाड़ी उसी बिल्डिंग की तरफ रोक ली जहां मैंने उस बच्ची को देखा था। मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए थे। बिल्डिंग पर नज़र पड़ते ही उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों में घूमने लगा। अब मुझे किसी भी तरह से वहां से निकलना था। मगर तभी मुकुंद ने कहा, भाई उतरो, हमें इसी बिल्डिंग में जाना है। मैं उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर नहीं जाना चाहता था, मगर मुकुंद को वहीं जाना था। जब हम 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो उस फ्लैट का दरवाज़ा पहले से ही खुला पड़ा था।
एक छोटी बच्ची भागते हुए उस दरवाजे से आई और मुकुंद के गले लग गई। उस बच्ची को देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। मैं गिरते ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बेड पर पड़ा था। मैंने देखा मेरे सामने वही बच्ची खड़ी थी जिसको देखकर मैं बेहोश हो गया था। उस कमरे में मैं और वो बच्ची ही थी। बच्ची मुझे देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बच्ची मेरे पास आती जा रही थी। मेरे पसीने छूट रहे थे। उसको पास आते देख मैं चिल्लाने वाला ही था कि मुकुंद वहाँ आ जाता है। मुकुंद बोलता है कि अब तो ठीक है ना भाई। मैंने बोला यार मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा घर जाना ही ठीक रहेगा। मुकुंद कुछ समय सोचकर बोलता है कि ठीक है, केक कटने के बाद चलते हैं। बच्ची कमरे से जा चुकी थी। जब केक सेरेमनी हुई तो मुझे वहां से जाने का इंतज़ार था, मगर मुकुंद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने उसको फ़ोन कर पूछा तो पता चला कि वो अपने किसी दोस्त को लेने गया है। उसको लौटने में 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। मेरे अंदर मुकुंद के प्रति गुस्सा पनप रहा था, मगर मैंने अपने आप को शांत रखा। मुझे 45 मिनट कैसे भी करके निकालने थे। जैसे जैसे समय बीतता गया मुकुंद का कोई अता पता नहीं था। 1.5 घंटा बीत चुका था। उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। जो गेस्ट बर्थडे पार्टी में आए थे वो करीबन जा चुके थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुकुंद की बहन और उसके जीजा से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। ये बात मुझे बेहद खटक रही थी। दोनों घर में नहीं थे। मुकुंद की भांजी ने अपने माता पिता की गैर हाजिरी में ही जन्मदिन मनाया था। जब बचे मेहमान वहाँ से जाने लगे तो मैंने भी वहाँ से जाने का सोच लिया। जब मैं मेहमानों के साथ निकलने ही वाला था कि मुकुंद का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि बस वो पहुँचने ही वाला है। तो मैंने अपना इरादा बदल दिया और मैं एक बार फिर से मुकुंद का वेट करने लगा। सारे मेहमान जा चुके थे। अंदर ही अंदर मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने अपने आप को संभाल रखा था। तभी अचानक से मेरी आंखें भारी होने लगी, जैसे मैंने कोई नशीली चीज खा ली हो। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद टूटी तो देखा कि मैं उसी जगह पड़ा हूँ। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जब मैं अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करने लगा तो मैंने टाइम देखा, 1:45 हो गए थे। वहाँ से निकलकर मैंने घर के मेन डोर को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। टाइम को देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने मदद के लिए ऋतिक को फ़ोन लगाया। मैंने उसको सारी बात बताई और उसको यहाँ आने को कहा। ऋतिक के आने तक मुझे अपने आप को बचाए रखना था। इससे पहले मैं अपने बचने के लिए कोई कोना ढूंढता, मुझे बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे लेफ़्ट साइड से आ रही थी। ये वही जगह थी जहां वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ बालकनी में खड़े होकर आसमान को देखे जा रहे थे। वो किसी आम लोगों से नहीं बल्कि किसी नकारात्मक शक्ति से बात कर रहे थे। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर पूरी तरह अकड़ गया था। मैं अपने आप खिंचता हुआ बालकनी में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने आसमान में देखा कि एक काला कपड़ा हवा में लहरा रहा है। मेरी नज़र आसमान में लहराते हुए उस कपड़े पर ही थी कि तभी बालकनी में खड़ी उस बच्ची ने मुझे इशारा करते हुए नीचे होने को कहा। मैं जैसे ही नीचे हुआ, उस बच्ची ने जोर से मेरे कान में फूंक मारते ही मेरी टांग में काटना शुरू कर दिया। उस बच्ची के नोकीले दांत मेरी टांग में काफी अंदर तक धंस चुके थे। काटने के बाद जैसे ही मैंने चिल्लाना शुरू किया तो तभी आसमान में लहराता कपड़ा मेरे मुंह में सट से घुस गया। जैसे ही वो कपड़ा मेरे मुंह में गया तो उस बच्ची ने काटना बंद कर दिया। अभी एक मुसीबत से निकला ही था कि तीनों ने मिलकर मुझे 3rd फ्लोर की बालकनी से नीचे ढकेल दिया। नीचे गिरते ही मेरी आंखें बंद हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने गांव वाले घर में था। मेरे चारों तरफ कुछ मशीनें लगी थी। मेरे हाथ में ड्रिप और सर पर पट्टी बंधी थी। मेरा पेट फूला पड़ा था। मेरे पेट पर टांके लगे हुए थे। ये हालत देखकर मुझे रोना आ गया। मेरी आवाज़ सुन मेरे घर वाले कमरे में आ गए।
मुझे होश में देखकर वो भी रोने लगे। परिवार वालों ने मुझे उस हादसे के बारे में पूछा। मैंने सारी बात उनको बता दी। ये सुनकर उनके अंदर भी वो डर आ गया था जो मैंने उस रात महसूस किया था। जब ऋतिक वहाँ आया तो उसने बताया कि जब उस रात को वो वहाँ पहुँचा था तो उसने मुझे बिल्डिंग के नीचे खून में लथपथ नीचे पड़ा पाया। उसने देरी ना करते हुए एम्बुलेंस को बुलाया और फिर पुलिस को भी बुलाया। जब पुलिस उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि फ्लैट पूरी तरह कूड़े कबाड़ से भरा हुआ था। फ्लैट को देख ये लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई रहता ना हो। जब पुलिस को मुकुंद के बारे में बताया तो पुलिस जकार्ता कॉलोनी के उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंची तो पता चला कि वहाँ कोई भी मुकुंद नाम का व्यक्ति नहीं था। इन सभी चीज़ों ने मुझे गहरे सदमे में डाल दिया और मैं सोच में पड़ गया। आज तक उस दर्दनाक हादसे से मैं बाहर नहीं आ पाया। तो दोस्तों, ये था वीजी स्टोरीज का पहला एपिसोड। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी ही स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।